Hello everyone. So welcome to the sixth lecture of carbon and its compounds. So let us start with our few problems जो आपको होमवर्क के लिए दी गई थी, तो उनके सॉल्यूशन देख लेते हैं. फर्स्ट इज व्हाट आर फ्यूल्स. तो फ्यूल क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप एयर में ईजिली जला सकते हैं और उससे आपको हीट एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूल. तो अ सब्सटेंस दैट बर्न्स ईजिली इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल. तो फ्यूल के जनरल एग्जांपल्स आप क्या दे सकते हैं? कोयला है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लकड़ी जलाते हैं आप, पेपर जला सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, हाइड्रोजन गैस है उसको जला सकते हैं. ओके, सो ये सभी फ्यूल की तरह काम करेंगे. अब फॉसिल फ्यूल में क्या डिफरेंस होता है अदर फ्यूल से? देखिए, लाखों साल पहले ज़मीन में अर्थक्वेक की वजह से या और किसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो एनिमल्स दब गए या प्लांट्स दब गए, तो इतने हाई प्रेशर और टेम्परेचर के चलते चलते लाखों सालों में ये किस में कन्वर्ट हुए? फॉसिल फ्यूल में. तो जो बरीड ट्रीज थे, ठीक है, बड़े जो प्लांट्स थे, उनके दबने से फाइनली वो किस में कन्वर्ट हुए? कोयले में, कोल. और जो एनिमल्स थे जो सी बेड पे, ठीक है, कि समुद्र में उसके सरफेस पे धीरे धीरे मरने के बाद वो सेटल होते गए और उनके ऊपर क्या हुआ? मिट्टी की लेयर पड़ती गई, वो दबते गए और उसके बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर से जो एनिमल्स थे वो फाइनली किस में कन्वर्ट हुए? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, जिससे हम पेट्रोलियम निकालते हैं. ठीक है, तो ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं फॉर्म्ड अंडर द अर्थ के नीचे मिलते हैं. ओके, फ्रॉम द बेरिड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. तो कैसे बनते हैं ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट कंबस्शन रिएक्शन फॉर पेंटेन, ब्यूटीन एंड इथेनॉल. तो देखिए, पेंटेन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? C5H12. तो जब भी कंबस्शन लिखना है प्लस O2 आपने लिखना है. जितने कार्बन थे उतने CO2, तो 5 कार्बन है तो 5 CO2 बन जाएंगे. 12 हाइड्रोजन हैं तो 6 H2 बन जाएंगी, प्लस हीट एंड लाइट. तो टोटल ऑक्सीजन अगर राइट साइड में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 5 × 2 10 ऑक्सीजन के एटम्स. 6 H2 में 6 एटम्स हैं, तो 10 + 6 16. तो 16 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए यहाँ पे? 8 O2. ओके, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी. सेकंड, ब्यूटीन C4H8. तो इसके साथ भी O2 लिखेंगे हम. 4 कार्बन है तो 4 CO2, 8 हाइड्रोजन के लिए 4 H2O. टोटल आपके पास ऑक्सीजन कितनी आ गई? 4 × 2 8 + 4 दैट इज 12. तो 12 के लिए आ जाएगा 6 O2 और साथ में हीट प्लस लाइट भी यहाँ पर एमिट होगी. अब वैसे ही इथेनॉल, देखिए इथेनॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा है तो CH3CH2OH. तो टोटल यहाँ पर भी वही करना है, O2 के साथ उसको रिएक्ट करना है. 2 कार्बन है तो 2 CO2 बन जाएंगे, प्लस 3 4 5 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O बन जाएगा, प्लस हीट और लाइट हम लिख देंगे. अब यहाँ पर O2 को बैलेंस करना है, तो राइट साइड में ऑक्सीजन कितनी? देखिए 2 × 2 4 + 3 7. ठीक है, अब लेफ्ट में ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन OH में भी है. आप यहाँ पर 7/2 O2 मत लिखें. एक ऑक्सीजन तो आपके पास OH में है, तो मतलब और कितनी चाहिए? 6. तो 6 के लिए आ जाएगा 3 O2. तो इस तरह से बैलेंसिंग जब आपने अल्कोहल की करनी है तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि एक ऑक्सीजन OH ग्रुप में भी प्रेजेंट होती है, उसको भी काउंट करना है. अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन. देखिए, कंप्लीट कंबशन में होता क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं फ्यूल के, जिनके वेपर बन रहे हैं, हर एक वेपर को सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर मिलेगी तो वो कंप्लीटली जलेगा. ठीक है, तो व्हेन ऑल द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ फ्यूल इन वेपर स्टेट कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट कंबशन. कि जब सभी फ्यूल के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन मिल जाती है वेपर फेज में और वो कंप्लीटली जलते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है. इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा कि सभी फ्यूल के वेपर मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती. ठीक है, कुछ को मिलती है कुछ को नहीं मिलती.
तो जिनको नहीं मिलती वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाते हैं, और अनबर्न्ड पार्टिकल्स फ्लेम की गर्मी से, हीट से क्या होते हैं, ग्लो करते हैं। उस ग्लो की वजह से क्या मिलता है, येलो कलर, और अनबर्न्ड पार्टिकल्स धीरे धीरे फ्लेम के साथ ऊपर उठते हैं, तो उससे क्या जनरेट होता है, ब्लैक स्मोक। तो इनकम्प्लीट कंबशन में डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ऑल द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ फ्यूल इन वेपर स्टेट do not combine with oxygen molecules and some particles remain unburnt, it is called incomplete combustion, and the flame has a yellow color and black smoke. Next is कि explain why the flame of a kerosene lamp is yellow while its color is blue in a wick stove. देखिए, जब हम कैरोसिन को जलाते हैं लैंप में तो येलो कलर की फ्लेम आती है, पर इसी कैरोसिन को अगर आप स्टोव में जलाते हैं, विक स्टोव में, तो इसका कलर ब्लू होता है। तो इसका रीज़न मेन किस पे है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन। देखिए, कैरोसिन लैंप में हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती जो कि वेपर के साथ मिक्स हो सके, तो देर इज़ नो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन पार्टिकल्स रिमेन अनबर्न्ड, तो पूरे के पूरे कार्बन पार्टिकल जलते नहीं हैं, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और वो ग्लो करते हैं फ्लेम में, और इसकी वजह से येलो कलर आता है। विक स्टोव में क्या होता है कि जो आपकी विक है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक परफोरेटेड मेटल शीट रखी होती है जिसके थ्रू एयर वहां पे आ सकती है। देखिए, लैंप में क्या होता है, लैंप कवर्ड होता है, ठीक है, यहां पर ये जल रहा है, तो जो एयर है वो यहां से तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, बट साइड से ग्लास है, साइड से एयर नहीं आ सकती। जबकि विक स्टोव में क्या होता है, जहां पर आपकी विक लगी होगी जिसमें से जो कैरोसिन को एब्जॉर्ब कर रही है, इसके चारों तरफ एक परफोरेटेड मेटल शीट होती है। परफोरेटेड का मतलब वो जालीदार स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें से दोनों तरफ से एयर आ सकती है, एंटर कर सकती है, जिससे क्या होगा, जो यहाँ पर कैरोसिन के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे उनको एयर मिलेगी। एयर मिलेगी तो वो प्रॉपर मिक्स होंगे और कंप्लीट कंबशन देंगे, इसलिए ब्लू फ्लेम मिलेगी। ओके, तो ये आप एक्सप्लेनेशन दोनों के लिए लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल। पर इथेनॉल स्टार्ट करने से पहले हम एक वीडियो देखेंगे कि जब इथेनॉल को अल्कलाइन KMnO4 के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये आपकी NCERT टेक्स्ट बुक की एक एक्टिविटी है जहां पर आपको उसमें इथेनॉल में 5% पोटाशियम पर मैंगनेट को मिक्स करना है धीरे धीरे धीरे, और बाद में एक्सेस में उसको डालना है और देखना है कि कलर किस तरह से आता है। ओके, तो उसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे। तो देखिए, यहां इस वीडियो में जैसे हम KMnO4 ऐड करते हैं, KMnO4 ऐड करने से कलर कैसा हुआ, पर्पल। ठीक है, तो ये कलर किसका है, KMnO4 का। ये भी पानी में डाला है हमने, अल्कोहल नहीं है, ये पानी है। तो पानी में अगर आप KMnO4 डालते हैं तो पर्पल कलर मिलता है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास इथेनॉल है और इथेनॉल में हम KMnO4 डाल रहे हैं। अब देखिए, पहले क्या आएगा, पर्पल कलर आएगा, पर धीरे धीरे जैसे उसको मिक्स करेंगे हम, मिक्स करने के बाद कुछ देर में ये जो कलर है ये डिसअपियर हो जाता है, मतलब कंप्लीट डीकलराइजेशन हो गई। डीकलराइजेशन का मतलब यही है कि जो आपका अल्कोहल था उसके साथ KMnO4 रिएक्ट कर गया। तो जब KMnO4 कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, जब बचा ही नहीं, तो उसका कलर भी कैसे बचेगा। ठीक है, तो अगर डिसकलराइज हो रहा है, डिसकलरेशन हो रही है, इसका मतलब कि KMnO4 कंप्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जा रहा है। और रिएक्शन में होता क्या है, KMnO4 अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम KMnO4 ऐड करते जा रहे हैं, एक येलो ब्राउन सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का कलर येलो ब्राउन हो रहा है, और आप सॉल्यूशन के टॉप पे अगर देखें तो एक येलो ब्राउन लेयर थी। अब इसको हम हीट करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसको हम हीट करेंगे, कॉन्स्टेंटली लगातार हीट नहीं कर रहे। ठीक है, बीच बीच में हम थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने से ये सारा का सारा जो ब्राउन सॉल्यूशन बना है ये डीकलराइज हो जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि हीट करने पे फाइनली ये सॉल्यूशन जो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है ये डीकलराइज हो जाएगा।
ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कलर यहाँ पर फेड हो रहा है सॉल्यूशन का। तो अब देखिए, अब हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑलमोस्ट डीकलराइज हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और हीट करेंगे, आप 3-4 सेकेंड और वेट करेंगे तो ये कंप्लीटली डीकलराइज हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज द एक्टिविटी। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इक्वेशन से, तो इथेनॉल को C2H5OH को अल्कलाइन KMnO4 के साथ अगर आप हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। ओके, तो ये याद रखना आपने कि इनिशियली कलर ऑफ KMnO4 disappears ड्यू टू इट्स रिएक्शन, कि KMnO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो जब KMnO4 ही नहीं बचेगा तो उसका कलर भी नहीं बचेगा। इफ KMnO4 इज एडिड इन एक्सेस, अगर आप बहुत ज़्यादा KMnO4 डाल देते हैं तो क्या होगा, द पर्पल कलर रिमेन्स, तो कलर उसका रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब आप एक्सेस में डाल देंगे तो कुछ देर तक तो KMnO4 अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता रहेगा, पर कुछ देर के बाद अल्कोहल सारा कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। इसके बाद जो भी आपने KMnO4 डाला है वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो उसका पर्पल कलर रहेगा, सॉल्यूशन का कलर पर्पल रहेगा। तो ये याद रखना है कि एक्सेस में डालने का मतलब ये है कि सारा का सारा अल्कोहल रिएक्शन में कंज्यूम हो चुका है, अभी भी आप KMnO4 एक्सेस में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अब सॉल्यूशन का पर्पल कलर मेंटेन होगा। तो अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इज इट्स अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल। सेकंड, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये पानी से पहले बॉयल होगा, इसलिए पानी के कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि इट्स अ वॉलेटाइल लिक्विड। तो इसको अगर आप हाथ पे रखते हैं थोड़े ड्रॉप, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आपके हाथ से या हथेली से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा, जिससे आपको एक ठंडी सेंसेशन फील होगी। फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो है, -114 डिग्री सेल्सियस है। पानी के साथ किसी भी अमाउंट में इसको मिक्स करें तो ये मिक्स होता है, और ये एसिडिक या बेसिक नहीं है क्योंकि ये लिटमस का कलर चेंज नहीं करता, तो आप बोल सकते हैं इट्स न्यूट्रल इन नेचर। अब देखते हैं कि इथेनॉल के जो यूजेस हैं, कहाँ कहाँ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले पॉज करके आप ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यूजेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिख रहे हैं आपको, तो इनसे आपको आइडिया बेसिक मिलेगा कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, ये दिस इज़ अ मेडिकल वाइप, कि हॉस्पिटल्स में कुछ एंटीसेप्टिक वाइप्स होती हैं इस तरह से। ठीक है, तो आपका जो भी कहीं आपको इंजरी हुई है उसको साफ करने के लिए कभी कभी आप क्या करते हैं, डिटॉल यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप ये वाइप्स भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल वाइप्स में इथेनॉल यूज़ होता है। जैसे ये डिटॉल का यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट्स अ हैंड सैनिटाइजर। ओके, मैक्सिमम लोग ट्रैवलिंग में इसको यूज़ करते हैं, साथ में रखते हैं, तो इसके आप 2 ड्रॉप हाथ में लेके उसको अच्छे से मल लें तो इट इज़ एज गुड एज वॉशिंग योर हैंड्स। ठीक है, तो जो इथेनॉल है ये बैक्टीरिया को मार देता है, क्योंकि इथेनॉल की प्रॉपर्टी है ये प्रोटीन को डीनेचर करता है। तो जो बैक्टीरियाज होंगे उनकी प्रोटीन्स को ये डीनेचर करता है, तो उनको किल करता है, और उसके बाद उनके जो लिपिड्स हैं उनको डिसॉल्व कर लेता है। तो हैंड सैनिटाइजर में इथेनॉल यूज होता है। फिर यहाँ पर देखिए, ये क्या है, कॉर्न को प्रोसेस करके हम उससे इथेनॉल निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोडीजल। ठीक है, तो बायोडीजल का आपने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा कि यूएस और ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा स्केल पे
अब बायोडीजल को कार्स में यूज़ किया जा रहा है पेट्रोलियम की जगह, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाली गैसेस नहीं रिलीज करता। ठीक है, तो कॉर्न से या गन्ने से, शुगर केन से आप फाइनली मोलासिस निकालते हैं। मोलासिस से क्या बनता है? फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है, तो इससे आपकी गाड़ियाँ भी चलेंगी, बायोडीजल है। और आपके जो परफ्यूम्स हैं या डियोज हैं उनमें भी इथेनॉल यूज़ किया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया जाता है सोसाइटी में, दैट इज़ अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, बियर, वाइन, विस्की, रम, दिस ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस में इथेनॉल होता है। तो अल्कोहलिक बेवरेज का मतलब ये नहीं कि कोई भी अल्कोहल उसमें होगा। ठीक है, मिथेनॉल पॉइजनस होता है, मिथेनॉल कभी भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जितनी भी बेवरेजेस हैं उनमें हमेशा इथेनॉल ही प्रेजेंट होता है और अलग अलग प्रोपोर्शन में ये प्रेजेंट होता है। तो इसके यूजेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखें द यूजेस ऑफ इथेनॉल, फर्स्ट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। सेकेंड यूज क्या है इसका? एंटीसेप्टिक। ठीक है, यूज्ड इन मेडिकल वाइप्स एंड हैंड सैनिटाइजर्स। थर्ड यूज क्या है? इसको एंटी फ्रीज की तरह यूज करते हैं। वाटर प्लस इथेनॉल का जो मिक्सचर होता है हैज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन प्योर वाटर। कि प्योर वाटर तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। तो आपकी गाड़ियों के इंजन में जो एंटी फ्रीज डला होता है, जो कूलेंट डला होता है, कूलेंट क्या है? अगर आपकी गाड़ी किसी बहुत ठंडे एरिया में है तो अगर जैसे ही बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाएगा तो वो कूलेंट पाइप्स में क्या हो जाएगा? जम जाएगा। और आइस क्योंकि बनने पे एक्सपैंड करती है, आइस की वॉल्यूम ज़्यादा होती है वाटर से, तो जैसे ही उसमें आइसिंग होगी ट्यूब्स में या पाइप्स में, आइस एक्सपैंड करेगी और इससे आपका जो इंजन है उसके आसपास का जो ट्यूब्स हैं या पाइप्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी गाड़ी अगर बाहर -10 डिग्री सेल्सियस पे भी खड़ी है तो उसका जो कूलेंट है वो फ्रीज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वाटर में थोड़ा सा इथेनॉल या जनरली इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं। पर ठीक है, अगर आप इथेनॉल भी यूज़ करेंगे तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का ये 0 डिग्री से नीचे होगा। मतलब ये 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, काफ़ी नीचे होगा। ठीक है, तो इट हैज़ अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन प्योर वाटर, हेंस कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज। ठीक है, ये आपके लिक्विड को जमने नहीं देगा 0 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा लोअर अगर आपका टेम्परेचर जाता है तो एंटी फ्रीज में यूज करते हैं। फोर्थ आप बोल सकते हो इट इज मेडिसिनल सॉल्वेंट। ठीक है, तो मेडिसिनल सॉल्वेंट का मतलब है बहुत सारी दवाइयां जो हैं वहां पर इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं या ड्रग्स होते हैं वो पानी में आपके डिजोल्व नहीं होते, उनको अल्कोहल में डिजोल्व करना पड़ता है, तो वहां पर इथेनॉल को यूज करते हैं एज अ मेडिसिनल सॉल्वेंट। फ्यूल अल्टरनेटिव टू गैसोलीन, कि जो पेट्रोल है उसका ये अल्टरनेटिव आज की डेट में सोचा जा रहा है या बहुत सारी कंट्रीज यूज़ भी कर रही हैं। गैसोलीन की जगह मिक्स फ्यूल वो यूज़ करती हैं, जिसको पावर अल्कोहल या पावर गैसोलीन, सॉरी पावर अल्कोहल आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूल अल्टरनेटिव टू गैसोलीन, इसमें आप लिख सकते हैं 20% इथेनॉल plus 80% gasoline is called
पावर अल्कोहल। तो गैसोलीन में अभी तो देखिए हमने 80-20 में इसको मिक्स किया, मतलब सिर्फ 20% इथेनॉल डाला, बट मैनी कंट्रीज यूज अ ब्लेंड ऑफ approximately 75% ethanol in gasoline as a fuel। मतलब 75% तक आप इसको मिक्स कर सकते हैं गैसोलीन के साथ की, मतलब सिर्फ 25% गैसोलीन होगी और 75% इथेनॉल होगा। तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मिक्स फ्यूल। ठीक है, तो काफ़ी अब इंजन आ रहे हैं जो मिक्स फ्यूल या बायोडीजल कंप्लायंट हैं, उनमें कंपैटिबल हैं। तो ये हम 5 मेजर यहाँ पर इसके जो यूजेस हैं उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और यूज़ आपके माइंड में आ रहा हो? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इसको रॉकेट फ्यूल में पहले यूज़ किया जाता था। हाउस होल्ड क्लीनिंग, ठीक है, हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। इट्स फाउंड इन पेंट्स में आपको मिलता है, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स में आपको मिलेगा, जो आप परमानेंट मार्कर यूज करते हैं, मार्कर में आपको ये मिलता है, एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जो आप कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें भी इथेनॉल प्रेजेंट हो। तो दीज आर सम मेजर यूजेस ऑफ इथेनॉल। नाउ वी मूव ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। फर्स्ट इज द रिएक्शन विद सोडियम। देखिए इथेनॉल का स्ट्रक्चर है CH3CH2OH, और जब इसको हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। देखिए इस पूरे रिएक्शन का जो बेसिक फंडामेंटल है कि सोडियम की टेंडेंसी हमेशा होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाने की। ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर ये जो OH बॉन्ड है, ये OH बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे OH बॉन्ड के, ये दोनों ऑक्सीजन के पास रह जाते हैं और H बिना किसी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाता है। ये H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने रिलीज किया है, इसको गेन करके एक हाइड्रोजन एटम बना देगा न्यूट्रल। और ऐसे अगर 2 प्रोसेस हों कि 2 H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो मिलके H2 गैस बन जाएगी। तो ये यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जो अल्कोहल है वो यहाँ से H अलग कर देता है, H पॉजिटिव, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनाता है। तो जब ये ROH को अगर आप ब्रेक करें, RO नेगेटिव में ये बॉन्ड तोड़ के रख लें ऑक्सीजन पे, RO नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन को कुछ नहीं मिला तो H पॉजिटिव हो जाएगा। फिर सोडियम ने बनाया Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव RO नेगेटिव के साथ अटैच हो गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। और Na पॉजिटिव के साथ जो इलेक्ट्रॉन थे उसने H पॉजिटिव के साथ मिलकर बना दिया H2। ओके, तो क्या याद रखना है कि अल्कोहल, चाहे इथेनॉल हो, मिथेनॉल हो, अल्कोहल जब सोडियम मेटल के साथ या अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यहाँ पर हीट भी जनरेट होगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हीट भी जनरेट होती है। तो ये हो गया रिएक्शन विद सोडियम। ऐसे ही हमने ये भी पढ़ा था पहले कि अगर आप वाटर प्लस सोडियम लेते हैं, पानी में सोडियम क्या होता है, आग पकड़ लेता है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक मतलब हीट जनरेटिंग रिएक्शन है। तो यहाँ पर भी क्या बनता है, NaOH प्लस हाफ H2, तो यहाँ भी H2 गैस रिलीज होती है और NaOH बन जाता है। तो यहाँ पर NaOR बन गया। ओके, तो पॉइंट दोनों में सिमिलर है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अल्कोहल के अलावा और कौन सा सब्सटेंस आपने देखा है जो
सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं वाटर भी ऐसा करेगा। कोई एसिड अगर हम ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी ऐसा करेगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट अभी इसी लेक्चर में देखेंगे इथेनोइक एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है। अब देखिए सेकेंड रिएक्शन इज विद कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए होता क्या है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ वाटर, पानी निकल जाएगा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से। तो CH3CH2OH को हम ऐसे लिखते हैं, CH3 को मैंने लिख दिया CH2H और उसके आगे CH2OH। अब इसको जब आपने हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करना है तो H2SO4 ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है, डिहाइड्रेशन भी करवा सकता है। ठीक है, तो ये एसिड भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये जो अल्कोहल है इसमें से एक H और एक OH मिलकर एक वाटर बना के बाहर निकाल देते हैं और इनकी जगह पे रह जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि कार्बन को तो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये H2O निकल गया। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, तो ये दो इसके मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट इज, अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी ये मत करना कि CH3OH इसके साथ आपने बोल दिया कि यहां पर भी हम डिहाइड्रेशन करेंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन के लिए यहां पर कम से कम 2 कार्बन रिक्वायर्ड थे जिनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सिंगल कार्बन वाला जो अल्कोहल है उसमें ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज कि अल्कोहल लिविंग बीइंग्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, कि जब आप अगर अल्कोहलिक बेवरेज कोई पी लेते हैं आप, ठीक है, तो उससे आपकी बॉडी पे, माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस। आपकी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो स्लो होता है और जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको ये डिप्रेस कर देता है। मतलब आप माइंड बॉडी के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। तो इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो सीधे नहीं चल पाते, क्योंकि बॉडी मूव करने की ट्राई कर रही है, वो माइंड को सिग्नल भेज रही है, पर जब तक माइंड रिस्पॉन्ड करेगा तब तक उसमें बीच में क्या हो गया, गैप आ गया ज़्यादा। ठीक है, तो आप बैलेंस बना के सीधे नहीं चल सकते। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम डिप्रेस होने की वजह से ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, आपको कुछ क्लियरली समझ नहीं आएगा, ड्राउजीनेस, आप ऑलमोस्ट नींद में होंगे, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशंस। ठीक है, कि आपकी जो नॉर्मल टेंडेंसीज हैं कुछ वो आपकी कम होती हैं, और फाइनली स्टुपोर। स्टुपोर का मतलब एकदम बिल्कुल टन हालत जिसको बोलते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल को लगता है कि वो एकदम रिलैक्स हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये रिलैक्सेशन नहीं है, आपका माइंड जो है, नर्वस सिस्टम, वो डाउन हो गया, वो डिप्रेस हो गया है, इसीलिए आपको रिलैक्सेशन इसमें फील होती है। बट ये रिलैक्सेशन नहीं है, इट इज़ एब्सेंस ऑफ जजमेंट। आप कुछ जज नहीं कर सकते, टाइमिंग का, डिस्टेंस का आपको प्रॉपर आइडिया नहीं होता, बॉडी के पार्ट्स में को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसकी बजाय अगर आप इथेनॉल तो चलिए कंज्यूम हम कर लेते हैं, ठीक है, कई जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनमें इथेनॉल होता है, बट इसकी जगह अगर आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी में भी इनटेक ऑफ मिथेनॉल लेते हैं तो ये डेथ तक इसमें हो सकती है। तो मिथेनॉल बहुत डेंजरस है। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए। तो जहरीली शराब का मतलब ये है कि उसमें मिथेनॉल मिक्स किया था। तो मिथेनॉल क्या करता है, ये लीवर में जाके मिथेनल जो कि एक अल्डिहाइड है उसमें कन्वर्ट होता है। मिथेनल हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जो सेल्स हैं उनके कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, उनकी कोगुलेशन करता है प्रोटोप्लाज्म की, और फाइनली आपकी जो ऑप्टिक नर्व है उसको भी डैमेज करता है, जिससे कि ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो मिथेनॉल बिल्कुल भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते, हम सिर्फ इथेनॉल कंज्यूम करते हैं। और अगर कोई मिथेनॉल कंज्यूम कर भी लेता है तो इथेनॉल इज द
इज द एंटीडोट टू मिथेनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, अगर किसी ने मिथेनॉल थोड़ा सा कंज्यूम कर भी लिया तो उसको बचाने के लिए उसको क्या दिया जाता है, इथेनॉल दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इथेनॉल बेसिकली क्या होता है, एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ किया जाता है। बट अब कोई नहीं चाहता कि जो इंडस्ट्री में यूज़ करने वाला इथेनॉल है उसको कोई बोतल में भर के पीता रहे सारा दिन बैठ के। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उस इंडस्ट्रियल इथेनॉल में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड करते हैं, जैसे मिथेनॉल डाल दिया या पिरिडीन डाल दी। ठीक है, ताकि ये पॉइजनस हो जाए और कोई इसको पीने के बारे में ना सोचे। और इसमें डाई भी ऐड करते हैं ताकि इसका कोई कलर आ जाए, क्योंकि अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा आप हो सकता है पानी समझ के पी जाओ। तो इसमें डाई भी डालते हैं जिसकी वजह से हो सकता है ब्लूइश इसमें कलर आए, जिससे इसको आइडेंटिफाई करना ईजी है। तो ये होता है डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या होता है डीनेचर्ड अल्कोहल, जिस अल्कोहल में हम कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि ये ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। और इसमें हम डाई ऐड करके इसको कलर भी दे सकते हैं जिससे इसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली पूछा जा सकता है कि अल्कोहल का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्लो करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को। तो ये ऑलमोस्ट आधा पैरा आपको लिखना है। फिर मिथेनॉल पॉइजनिंग क्या है वो भी आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम होता क्या है, हम बोलते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद या शराब पीने के बाद आदमी का रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। मतलब इमीडिएटली आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, अब उसमें क्या करना है। जब आप नॉर्मल स्टेट में होते हो तो आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप रिएक्ट करते हो। बट इथेनॉल कंज्यूम करने के बाद आपके माइंड का जो रिएक्ट करने का टाइम है वो बढ़ जाता है। जहाँ पर आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कुछ करने वाले थे, ठीक है, आपने सडनली कुछ चीज़ देखी या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और आपने एकदम से रिएक्ट किया, तो जो भी अल्कोहल के इफेक्ट में होगा वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, के एक इमरजेंसी सिचुएशन में कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज रिएक्शन टाइम। सेकेंड इज इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। तो आप लिख सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो करता है, नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करता है, आपकी जजमेंट को अफेक्ट करता है, आपके विजन को अफेक्ट करता है। ठीक है, हाउ इनटेक ऑफ मिथेनॉल इज हार्मफुल एंड फेटल, ये भी लिख सकते हैं। व्हाट इज डीनेचर अल्कोहल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लिस्ट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स पे। ओके ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज इथेनोइक एसिड। देखिए इथेनोइक एसिड हमने पढ़ा है, इथ मीन्स 2 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का है। तो ये है स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक इज द आईयूपैक नेम और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसका जो एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस का मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता, उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो वाटर फ्री फॉर्म या एनहाइड्रस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सेकेंड, इट्स अ कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट ओडर। ठीक है, इसकी जो स्मेल है वो विनेगर लाइक स्मेल है। कि घर में आपके विनेगर पड़ा होता है, सिरका जिसको बोलते हैं, उसको देख सकते हैं आप, उसको सूंघ सकते हैं कि वो बेसिकली एसिटिक एसिड ही है डाइल्यूट फॉर्म में। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। और उसको किस लिए यूज करते हैं हम? इट इज यूज वाइडली एज अ प्रेजर्वेटिव इन पिकल्स। ठीक है, घर में अगर आप अचार डालते हैं तो उसमें प्रेजर्वेटिव की तरह विनेगर को यूज किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट है 16 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर अगर नीचे जाएगा तो एसिटिक एसिड फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसमें आइस टाइप के क्रिस्टल्स बनते हैं, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो दोनों लाइक नेचर के हैं, इसलिए इजीली डिसॉल्व होते हैं। और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली को बिलोंग करता है तो ये एसिडिक है, बट इट्स अ वीक एसिड। मतलब क्या होगा,
पार्शियल डिसोसिएशन, मतलब ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता। अगर आपको 1000 मॉलिक्यूल दिए जाएं एसिटिक एसिड के, तो हो सकता है कि उसमें से हार्डली 50 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो, ठीक है। और डिसोशिएट होता कैसे है? CH3COH, क्योंकि सारे एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, तो ये H पॉजिटिव लूज करने के बाद CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन है। और इसमें पार्शियल डिसोसिएशन होती है, मतलब जितना भी आपको एसिटिक एसिड दिया गया है ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है कि इट इज़ अ वीक एसिड, जबकि HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने दिए होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल कंप्लीटली H पॉजिटिव में टूट जाएंगे, ओके। एंड लास्ट पॉइंट इज इट फॉर्म्स अ डाइमर इन सॉलिड स्टेट। देखिए डाइमर क्या होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसको हम एक एसिटिक एसिड को इस तरह से लिख सकते हैं, वैसे ही दूसरे एसिटिक एसिड को यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, दो मिला के जब एक मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं डाइमर, 3 मिला के एक बने तो उसको बोलते हैं ट्राइमर, ठीक है। 4 मिला के बनता है तो टेट्रामर, और बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला के बनता है पॉलीमर। तो जब आप नाम सुनते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन बेसिकली क्या है, पॉलीइथीन है, ठीक है। इथीन क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीथीन, ओके। तो यहां पर डाइमर का मतलब है कि इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं और ये सॉलिड स्टेट में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट ये आप याद रख सकते हैं कि एसिटिक एसिड सॉलिड स्टेट में डाइमर बनाता है और ये इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अब स्टार्ट करते हैं विद द रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। देखिए सबसे पहला रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो यहां हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएंगे जो एस्टर फैमिली के होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें चाहिए एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। अब आप इथेनॉल लें या मिथेनॉल लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल यहाँ हमें चाहिए। इनको रखना है आपको एसिडिक मीडियम में, मतलब आपका ये जो बीकर है इसमें हमने क्या लिया, पहले ले लिया हमने मान लीजिए 1 ml इथेनॉल, फिर 1 ml एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। और प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। कौन सा एसिड, आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। और इसको थोड़ी देर तक हम गर्म करते हैं, ठीक है। इसको वाटर बाथ में, मतलब यहाँ पर वाटर के साथ इसको मिक्स करेंगे बाद में फाइनली, और इसको हम हीट करेंगे। और फाइनली कुछ देर के बाद आप इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, देखिए वाटर बाथ का ध्यान रखना है कि वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं है, टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ यहाँ पर बीकर में पानी रखा गया है, ठीक है। तो वाटर बाथ में इसको हीट किया जाता है। उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद आप इस टेस्ट ट्यूब से निकलने वाला जो भी कंपाउंड है उसको स्मेल करेंगे तो आपको एक स्वीट स्मेल मिलेगी। तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स का मतलब है कि एस्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो एस्टर बनाने के लिए करना क्या है, देखिए अल्कोहल का OH लेना है आपने और एसिटिक एसिड का H, इनको निकाल देना है, इनको वाटर बना के बाहर निकाल देना है और दोनों पार्ट आपस में जोड़ देने हैं। तो एसिटिक एसिड का क्या बचेगा, CH3COO, क्योंकि H तो हमने निकाल दिया, ठीक है। और क्या जुड़ जाएगा, CH2CH3, मतलब यहाँ पर ये अल्कोहल वाला जो पार्ट था CH2CH3 ये जुड़ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट एसिटिक एसिड से आया, ये वाला पार्ट अल्कोहल से आया, और ये आपस में मिला के क्या बना रहे हैं,
एस्टर। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या है? CH3COO C2H5, ठीक है, दिस इज एस्टर। अब एस्टर की नेमिंग क्या होती है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको बस याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जरूरी नहीं है कि इथेनोइक ही हो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल जब आपका एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ओके, दैट इज क्लियर। अब सेकेंडली, ये जो एस्टर हैं ये स्वीट स्मेलिंग तो होते हैं, पर ये जो रिएक्शन हमने किया है अभी एस्टर की फॉर्मेशन, ये रिएक्शन उल्टा भी किया जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है। उस रिएक्शन को कहा जाता है सेपोनिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए, एस्टर्स react in presence of acid or base to give back, मतलब बिल्कुल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, वापस चला जाएगा। टू गिव बैक क्या देंगे वापस में? एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन is known as saponification, ठीक है, क्योंकि इसको सोप की प्रेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सेपोनिफिकेशन कैसे लिख सकते हैं हम? ये जो हमारा एस्टर बना था CH3COOCH2CH3, इसको हमने बेसिक कंडीशन में NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट किया तो आपका एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। पर क्योंकि ये बेस है और जो आपका एसिटिक एसिड बनेगा वो एसिड है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और आपको पहले मिलेगा सॉल्ट, ठीक है, और अल्कोहल तो आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो ये इसमें ध्यान रखना होता है कि डायरेक्टली एसिड नहीं बनाते। हाँ, ये सॉल्ट अब एसिडिक कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। तो ये है कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। तो इस सेपोनिफिकेशन रिएक्शन को सोप की फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। जब हम साबुन बनाते हैं तो वहां पर ये रिएक्शन यूज होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद बेस। अब क्योंकि ये एक एसिडिक रिएक्शन है, ठीक है, सॉरी नॉट एसिडिक रिएक्शन बट कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड एसिड है, इसलिए ये बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन क्या होगा? CH3COH प्लस बेस हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब इसमें ध्यान रखें कि ये जो CH3COH है ये एक वीक एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड और बेस जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर कैसे बनेगा? यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O। तो इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट, क्योंकि एसिटिक एसिड से बना है तो एसीटेट और वाटर। तो ये सॉल्ट प्लस वाटर यहां पर मिल गया, तो ये हो गया रिएक्शन विद बेस, ठीक है। तो NaOH की जगह आप KOH यूज करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करें, कोई भी बेस, पॉइंट यह कि OH नेगेटिव यहां पर होना चाहिए रिएक्शन करने के लिए। अब नेक्स्ट इज अ रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देखिए, पहला देखते हैं हम रिएक्शन विद कार्बोनेट्स कि कार्बोनेट्स के साथ यहां पर रिएक्शन क्या होता है। तो CH3COH प्लस कोई हम कार्बोनेट ले लेते हैं, सबसे सिंपल इज Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि ये तो आपके पास जो दिया गया था ये तो एसिड है, ये जो Na2CO3 है ये है क्या? जब तक आपको यही पता नहीं होगा इसकी नेचर क्या है तब तक आप रिएक्शन नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें Na2CO3 बना कैसे, देखिए 2 NaOH लिए हमने प्लस हमने लिया H2CO3, ठीक है। तो क्या हुआ, या इसको आप दोनों NaOH को अलग अलग लिख लें,
तो आप बोल सकते हो कि ये जो H2 है, 2 हाइड्रोजन ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ये 2 OH बाहर निकलेंगे और ये मिला के 2 H2O बना देंगे। ठीक है, तो ये 2 H पॉजिटिव, ये 2 OH नेगेटिव मिला के बने 2 वाटर और ये बच गया Na2CO3। मतलब ये किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से। ठीक है, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड होता है। आपके जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोक वगैरह पेप्सी आप पीते हैं, उसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिक्स होके क्या बनाती है? वीक कार्बोनिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट बनेगा, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है? बेस का। इसीलिए ये कैसा बनाता है? ये बेसिक सॉल्यूशन देता है। मतलब Na2CO3 को पानी में डाल देंगे तो पानी कैसा होगा? बेसिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो 2 कंपोनेंट हैं, एसिड और बेस, उनमें स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बेसिक है। ठीक है, तो Na2CO3 का जो सॉल्यूशन है वो बेस की तरह काम करता है। तो अब आप बोल सकते हैं कि CH3COH का इसके साथ जो रिएक्शन है वो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो यहां पर क्या बनेगा? CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एसीटेट एज यूजुअल हमेशा। और ये जो CO3 नेगेटिव बचा, CO3 नेगेटिव, ये आगे डिकम्पोज करके H2O अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाती है। तो ये रिएक्शन अभी तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, और क्योंकि यहाँ पर Na2 है, 2 सोडियम है, तो रिएक्ट करने के लिए 2 एसिटिक एसिड चाहिए। तो ये आपके पास रिएक्शन आ गया। तो ये रिएक्शन आपको याद रखने हैं। और ये समझने वाला पॉइंट इसमें मैंने आपको बता दिया कि कार्बोनेट्स जो हैं ये बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। अब बाइकार्बोनेट्स को देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट हो गया जैसे NaHCO3। ये कैसे बना? सेम वही तरीका, NaHCO3 बना NaOH प्लस H2CO3 से। अब यहां पर एक ही H जाएगा और एक OH जाएगा। ठीक है, तो एक H2O निकल गया और बचा NaHCO3। तो मतलब ये भी क्या है? इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। तो ये भी कैसा देगा आपको? बेसिक सॉल्यूशन। तो ये भी सिंपल एसिड बेस रिएक्शन की तरह आपको करना है। और क्योंकि एक सोडियम है तो एक ही एसिटिक एसिड चाहिए, तो सॉल्ट बनेगा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एसीटेट प्लस बाकी डिकम्पोज कर जाएगा H2O प्लस CO2 में। क्यों होता है? बेसिकली होता क्या है? डायरेक्टली डिकम्पोजिशन भी नहीं होती। आप ये बोलिए 2 CH3COH टूटे 2 CH3CO नेगेटिव में और 2 H पॉजिटिव में। ये 2 CH3CO नेगेटिव किससे कंबाइन करके? 2 Na पॉजिटिव के साथ। तो ये बन गया। ये जो 2 H पॉजिटिव थे ये कंबाइन करेंगे CO3 नेगेटिव इस पार्ट के साथ, तो बनेगा H2CO3। ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक होता है और हीट करने पे थोड़ा सा ये टूट जाता है। किस में टूटता है? ये टूटता है H2O प्लस CO2 में। तो मतलब ये जो H2O प्लस CO2 है ये बेसिकली क्या था? ये कार्बोनिक एसिड था जो टूट गया। ओके, तो ये आपके रिएक्शन हो गए इथेनोइक एसिड के। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे विद द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। और अभी आपको घर पे जाके क्या पढ़ना है कि अगर हमने अल्कोहल अभी पढ़ लिए, इथेनोइक एसिड हमने पढ़ लिया, क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब में, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड और एक में अल्कोहल है, पर किस में क्या है ये आपको नहीं पता और दोनों कलरलेस हैं। तो क्या आप उनके साथ रिएक्शन करेंगे, क्या उसमें ऐड करेंगे जिससे आपको पता लगे कि किस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल और किस में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दिस इज योर होमवर्क। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।